सो हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल सी टीवी। अभी जो है हमने ऐसे 500 पढ़ा, इसका वीडियो पर्टिकुलर अपलोड कर दिया, राइट। अब 500 को बेटर है कि आप ऐसे 620 के साथ पढ़ लो, क्योंकि 500 में मेजर पोर्शन जो था वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर था। बाकी तो जो है हम IPCC में भी पढ़ते ही थे। वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला पोर्शन जब हमने पढ़ा तो उसको जो है हम ऑडिटर एक्सपर्ट से रिलेट करते हुए हम ऐसे एक बार ऐसे 620 भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि 500 ऑडिट एविडेंस के ऊपर था, 620 जो है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए हम डायरेक्ट इसका जो है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उधर नहीं जाते हुए हम जो है डायरेक्ट उसका मीनिंग देखते हैं कि इस 620 में क्या बोल के रखा है। सबसे पहले आपको एक्सपर्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि जो एक्सपर्ट है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जिसका एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। वो फील्ड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नहीं होनी चाहिए। जिसका वर्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट में पढ़ने पड़ा था कि मैनेजमेंट यूज़ करता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर एक्सपर्ट में क्या बोल के रखा है कि ऑडिटर यूज़ करता है, ठीक है, इन गेटिंग ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि पर्टिकुलर कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट होता क्या है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी वही है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एक्सपर्टीज इन द पर्टिकुलर फील्ड एक्सेप्ट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग हुज वर्क यूज बाय मैनेजमेंट। वो एक्सपर्ट जिसका वर्क मैनेजमेंट यूज़ करता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर में क्या केस होता है, ऑडिटर एक्सपर्ट में क्या होता है कि जिसका वर्क ऑडिटर यूज़ करता है इन गैदरिंग ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है जो देखने लायक है कि जो ऐसे है ये पर्टिकुलर इसमें डील नहीं करता है, मीन्स नॉन एप्लीकेबिलिटी। किस पर नॉन एप्लीकेबिलिटी? जब ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर इंगेजमेंट टीम में पर्टिकुलर कोई मेंबर ही एक्सपर्ट है तो उधर ही ऐसे नहीं लगेगा। मतलब ये ऑडिटर एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला सीन नहीं है, ये ऑडिटर एक्सपर्ट वाला सीन है। और इंगेजमेंट टीम जो ऑडिट करती है, इंगेजमेंट टीम, उसमें कोई एक्सपर्ट निकलता है, ठीक है, तो भैया ये इधर नहीं आएगा। थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग फील्ड। अब पॉइंट ये है कि भाई इधर ऑडिटर क्या है कि ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करता है, ठीक है। और ऑडिटर एक्सपर्ट भी हमने पर्टिकुलर डेफिनेशन देख ली, हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की भी डेफिनेशन ऊपर देख ली और इधर जो है ऑडिटर एक्सपर्ट की भी डेफिनेशन थी। अब ऑडिटर के वर्क को वो यूज़ करता है। कुछ चीज़ें जो थी जो डिटेल में हमको पढ़ना चाहिए, इन द सेंस कि कुछ बारीकी है जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमने डेफिनेशन तो देख ली है, अब हमको जो है कुछ पॉइंट और पढ़ने चाहिए। वो पॉइंट ऐसा है कि जो ऑडिटर का एक्सपर्ट है वो इंटरनल एक्सपर्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। और इंटरनल एक्सपर्ट में वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट जो है वो पार्टनर, स्टाफ, टेम्प्रेरी स्टाफ भी हो सकता है। इनकी जो ऑडिटर फर्म है ना, और या नेटवर्क फर्म है, इनमें जो है पार्टनर स्टाफ ये सब भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो सी, जब ऑडिटर ने हमने जो है एक्सपर्ट ऑडिट की डेफिनेशन ये सब हमने देखी। अब देखो, जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि मुझे यूज़ करना है एक्सपर्ट का वर्क, तो देखो डिसाइड करने के पहले हमको फॉलोइंग फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, राइट। पर जो है हमको ये भी देखना है कि हम किस काम के लिए उस एक्सपर्ट को यूज़ कर सकते हैं। देखो डिसीजन तो ठीक है, पर किस काम के लिए, फॉर हुज वर्क आप ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क यूज़ कर सकते हो कि हाँ जैसे मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, ठीक है, एज एन एविडेंस मेरे को मिलेंगे आपकी हेल्प के थ्रू। तो इसका पर्टिकुलर पूरा निमोनिक था VCEI, वैल्यूएशन, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और इनफैक्ट अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो VCEI अनुप्रास, मतलब उसको मैंने रिवाइज़ किया निमोनिक को, VCEI अनुप्रास। अनुप्रास इन द सेंस कि अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा था ना कि आखिरी में अगर जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ठीक है, जैसे कि सिमिलैरिटी दिखती ना, तो वैसे ही अनुप्रास अलंकार में VCEI, मतलब कि कैसे, वैल्यूएशन, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको एक तरीके से और पूछा था। अभी तो हमने ये समझा कि किस किस वर्क के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, टाइप ऑफ रिपोर्ट या ओपिनियन एन ऑडिटर एक्सपर्ट कैन गिव, मतलब कि किस टाइप की रिपोर्ट दे सकता है, किस किस पे वो ओपिनियन दे सकता है, ये हमने देखा। और इसमें जो है VCEI अनुप्रास, जहाँ पे वैल्यूएशन, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन था। अब वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब असेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन। अब असेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने FR में पढ़ा है, ठीक है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। असेट में सबसे पहले टेंजिबल, इंटेंजिबल तो सबको याद है, पर कुछ अपन टैक्स लेके आ जाते हैं। जैसे अपन ने IFOS और कैपिटल गेन में पढ़ा था, तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, बुलियन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक टेंजिबल, इंटेंजिबल बहुत ही जेनेरिक है,
टैक्स में आ जाता है तो ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ये। FR में आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड असेट एंड लायबिलिटी आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो आपने एक्वायर करके रखा है, तो इसमें आपके जो है टैक्स और अकाउंट आ जाता है। फिर लाइबिलिटी की वैल्यूएशन की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट लाइबिलिटी, साइट क्लीन अप कॉस्ट, इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी, साइट क्लीन अप कॉस्ट, इसका वैल्यूएशन। तो ये हो गया हमारा वैल्यूएशन, ठीक है। फिर आता है कैलकुलेशन, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो VCEI अनुप्रास में सबसे पहले वैल्यूएशन देखा, वैल्यूएशन में असेट और लाइबिलिटी देखा, जिसमें अपन ने असेट में टैक्स और FR देखा, लाइबिलिटी में इन्वायरमेंट लाइबिलिटी, साइट क्लीन अप कॉस्ट। अब कैलकुलेशन, इन सब के वैल्यूएशन में हम यूज़ करते हैं। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं कि यार किस किस के कैलकुलेशन में एक्सपर्ट का वर्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेचुइटी, जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कैलकुलेशन करना हो तो एक्चुअल कैलकुलेशन इधर आ गया, कैलकुलेशन में एक्चुअल कैलकुलेशन। फिर एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन में काम आता है। इंटरप्रिटेशन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, डीड का, स्टैचू का इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करना है तो वो इधर आ जाता है। देखो मैंने साथ ही साथ ऐसा 500 भी ओपन करके रखा है कि जब वो रिलेवेंट कॉन्टेंट आएगा तब मैं आपको ऐसा 500 के साथ इसको रिलेट करवाऊंगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर कंटेंट के लिए ही मैंने इसको पैरेलल में ओपन करके रखा हुआ है, इसलिए आपको इधर फॉन्ट थोड़े से छोटे मिल जाएंगे। देखो अब कुछ पॉइंट है समझने के लिए कि अपन ने तो ये देखा कि ऑडिटर जो है एक्सपर्ट का वर्क यूज़ करता है पर्टिकुलर काम में, पर सबसे पहले एक नीड होनी चाहिए ना, डिटरमाइन द नीड फॉर एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, कि हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो कौन कौन से मैटर है, अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैटर है जहाँ पे आपको असिस्टेंस लग सकता है। एक तो ये पढ़ा अपन ने कि ऑडिटर इस काम के लिए यूज़ हो सकता है। अब देखो कौन कौन से मैटर है जहाँ पे आपको असिस्टेंस लग सकता है। तो ऐसा है कि उस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो हम वो जो है देखने नहीं वाले, राइट। हम जो है वही पॉइंट कवर करेंगे जिस पॉइंट पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो अब हम जो है वो हम एक्सपर्ट जो हम फैक्टर पढ़ेंगे वो ये फैक्टर है कि फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है ऑडिटर्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस नहीं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स डिसीजन टू यूज़ ऑडिटर एक्सपर्ट व्हेन मैनेजमेंट हैज़ यूज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। देखो जब मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ करे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑडिटर के डिसीजन को कि टू यूज़ एक्सपर्ट, कि वो एक्सपर्ट यूज़ करे नहीं करे, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो अपना एक्सपर्ट बना के रखा है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको सोचने पे मजबूर कर लेता है, जो अफेक्ट करता है उसके डिसीजन को। देखो अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ही तगड़ा है तो फिर ऑडिटर ये सोचेगा कि यार मेरे को मेरे एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं ना, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट ही काफ़ी है। देखो तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि सबसे पहले कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट को जो है एम्प्लॉय अगर मैनेजमेंट ने किया है कि थर्ड पार्टी ने किया है वो रेलेवेंट हो जाता है। और यही अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर है जब आपका NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अफेक्ट होता है, ठीक है। तो अपन पहले ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट एम्प्लॉय हुआ है कि थर्ड पार्टी ने एम्प्लॉय करा है, दूसरा कि मैनेजमेंट का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस क्या है। तो इधर भी यही देखा जाता है कि मैनेजमेंट ने खुद ने एम्प्लॉय करा है कि थर्ड पार्टी ने एम्प्लॉय करा है, मैनेजमेंट का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कितना है, ये अपन ने इधर भी देखा। फिर एक्सपर्ट अपॉइंट हो गया तो अपन स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क, तो इधर भी ऐसा ही है कि स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क है, ठीक है। फिर अपन ये देखा कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर कॉम्प्लेक्स है क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है क्या, इधर भी वही देखा जाता है। फिर अपन ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसको क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट इन सबको फॉलो करना पड़ता है क्या, तो इधर भी यही देखा जाता है कि क्या जो है एक्सपर्ट को क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस जो है देखना पड़ता है क्या। तो दोनों केस में जो है आंसर पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। ये अपन इधर पढ़ा था कि NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस कारण से अफेक्ट हो जाता है, या इधर बोल रहे हैं कि वो जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन कि वेदर हम ऑडिटर अपना एक्सपर्ट यूज़ करें कि नहीं करें, वो इन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। और ये फैक्टर्स जो है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है कि आप जब एक बार 620 पढ़ो तो एक बार आप 500 भी देखो। 500 में हमने इस पर्टिकुलर चीज़ों की बात करके रखी थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था। और यही चीज़ जो है 620 में भी रिपीट हो रही है, राइट। तो पर्टिकुलर इसको जो है इधर भी एक बार अटैच कर लेते हैं। अब देखो हमने जो ये पॉइंट पढ़े, अभी हमने एक्सपर्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने वर्क जहाँ पे जो है एक्सपर्ट का नॉलेज लगेगा, साथ ही साथ जो है फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑडिटर के डिसीजन को। क्या मैनेजमेंट ने तो अपना एक्सपर्ट रखा है, तो क्या मैं अपना एक्सपर्ट रखूँ कि नहीं रखूँ, तो वो फैक्टर्स जो है। अब बात आती है एग्रीमेंट विद एक्सपर्ट, ठीक है। ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो अलग है SS 620 में, एग्रीमेंट विद एक्सपर्ट। इस 620 वाले सीरीज़ में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमने एरियाज़ पढ़े, हमने फैक्टर्स पढ़े, पर फैक्टर्स में भी जो चुनिंदा फैक्टर्स है जो अभी तक एग्जाम में आए हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। नवंबर 21 के RTP तक जो भी आया है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एडिशनल चीज़ें तो पढ़ने से रहे, जो आता है वही एक बार देख लेते हैं, राइट।
अब एग्रीमेंट विद एक्सपर्ट में भी फैक्टर्स है कि कौन कौन से फैक्टर है जब सजेस्ट करता है कि आपको एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़नी चाहिए, या फैक्टर जो सजेस्ट करता है नीड ऑफ एग्रीमेंट, राइट। तो देखो, पहले आप एग्रीमेंट करते हो तो पहले तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, पर इसके पहले जो है हम एग्रीमेंट समझते हैं कि एग्रीमेंट में होता क्या है, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, या एग्रीमेंट जब राइटिंग में होता है तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ऑडिटर का सिंस एग्रीमेंट है एक्सपर्ट के साथ, तो एग्रीमेंट में क्या क्या कवर होना चाहिए। सबसे पहले भाई स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर। अब जब हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट में ही ये देखते हैं तो ऑडिटर एक्सपर्ट में भी स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर होना चाहिए। फिर देखो कि ये स्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर है। सपोज करो कि आप आपके फ्रेंड के साथ मिल के फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हो या CA फाइनल की तैयारी कर रहे हो, तो आपने और आपके फ्रेंड ने स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर पता कर लिया, बता दिया। क्या देखो मैं फ्रेंड, तुम मेरे से ज़्यादा होशियार है, अपन साथ में बैठ के पढ़ लेते हैं, और मुझे तेरी मदद लग रही है, तो ऐसा करना स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर कि अपन फर्स्ट ग्रुप साथ में पढ़ लेते हैं। तो आपने सामने वाले को स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर बताया, राइट। फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ एज एन ऑडिटर, एज एन एक्सपर्ट, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। अब पॉइंट ये है कि जब हम पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे। हम फ़ोन पे करेंगे, हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे, हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, हम तेरे घर पे पढ़ेंगे कि मेरे घर पे पढ़ेंगे, जो भी है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो ऐसे ही एक्सपर्ट, तेरा स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर ये है, ठीक है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है जो अपन एग्रीमेंट में शो कर देंगे। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट जो देगा। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या साथ में पढ़ने में अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियल रखना इन्फॉर्मेशन। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी नीड टू बी कंसिडर्ड बाय एक्सपर्ट। होता है ना कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप पर्सनल जानकारी भी शेयर कर देते हो जब आप साथ में पढ़ते हो तो ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि देखो एक्सपर्ट, तेरा स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद जो है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी। चलो अब हम जो है फैक्टर्स पढ़ने वाले कि कौन कौन से फैक्टर जो सजेस्ट करते हैं कि नीड ऑफ एग्रीमेंट, क्या ये फैक्टर्स है, ये सजेस्ट करते हैं नीड ऑफ एग्रीमेंट। क्या ऐसा है कि आप एग्रीमेंट बना लो, ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं नीड ऑफ एग्रीमेंट, कि भैया ऐसे कैसे तो आप एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट बना ही लो, राइट। और ये आपको दिख ही रहा होगा कि नवंबर 16 में 5 नंबर का आया था। तो देखो कौन कौन से फैक्टर है जब आपको लगता है कि रिटर्न एग्रीमेंट एक बार देख लेना चाहिए, कंसिडर कर लेना चाहिए, ठीक है। जब एक्सपर्ट के पास एक्सेस है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑफ द एंटिटी, कि जब ऑडिटर एक्सपर्ट के पास जो है एक्सेस है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। अब इधर जो है हम ऑडिटर एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, इसके पहले जो हम फैक्टर पढ़ रहे थे वो भी ऑडिटर एक्सपर्ट का ही पढ़ रहे थे, पर जहाँ पे वो अंदर जो पॉइंट्स थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कितना कंट्रोल इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट के ऊपर, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर था। उधर हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑडिटर एक्सपर्ट को कब यूज़ करे, फैक्टर विच में इन्फ्लुएंस द डिसीजन। जब मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट को यूज़ कर रहा है तो अपने को क्या देखना है, सिंपल सी बात है कि जब मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट को यूज़ कर रहा है तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो ऑडिटर सोचता है कि चलो अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जो पॉइंट्स है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर अपन फोकस करते हुए देख रहे हैं कि चलो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय किया है कि थर्ड पार्टी है, कितना इन्फ्लुएंस है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर क्या है, क्या उसको परफॉर्मेंस करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कितना कॉम्प्लेक्स है इसका काम, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इससे इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें देखते हैं तब जाके सोचता है कि चलो यार अब मैं मेरे एक्सपर्ट को ही इन्वॉल्व कर लेता हूँ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। ये होता है पॉइंट। अब मैं इधर जो बात कर रहा हूँ एग्रीमेंट विद एक्सपर्ट की अपन ने बात करके रखी थी। अब जो है फैक्टर जो सजेस्ट करते हैं नीड, तो सबसे पहले कि क्या सबसे पहले एक्सपर्ट के पास एक्सेस है कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। जो ऑडिटर एक्सपर्ट है उसके पास एक्सेस है, राइट। एक्सेस क्या है, सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। तो आपको ऐसे केस में एग्रीमेंट बना लो कि भाई तू कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना। दूसरा, जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है तो पहले कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। लीगल रिक्वायरमेंट है क्योंकि मल्टी जुरिस्डिक्शनल चीज़ें चल रही है तो लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐसे अप्लाई हो जाते हैं, राइट। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। अब एक्सपर्ट का वर्क जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट है, और इन एन ऑडिट, पर्टिकुलर ऑडिट में, ठीक है, वो बहुत ही लार्ज वर्क है अगर ऑडिट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखो कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस है,
डिफरेंट है, लीगल मल्टी ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होते हैं, साथ ही साथ जो है एक्सपर्ट का वर्क कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट का वर्क सिग्निफिकेंट है, इन एन ऑडिट एक्सपर्ट का वर्क बहुत ही लार्ज है, ठीक है। और जब ऑडिटर ने कभी यूज़ ही नहीं करा एक्सपर्ट का वर्क पहले, तो ऐसे केस में आपको जो है वो ये फैक्टर्स है जो सजेस्ट करते हैं कि एक बार जो है रिटर्न एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। इसको अपने डायग्राम के फॉर्म में समझा है, जैसे कि ये ऑडिटर है, इधर एक्सपर्ट है। ऑडिटर ने कभी काम यूज़ नहीं करा एक्सपर्ट का, इसलिए क्रॉस, फिर चलो वो एक्सपर्ट का काम अब यूज़ कर रहा है, तो इधर जो एक्सपर्ट है वर्क जो है इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस मिल रहा है। LSC एक्सपर्ट का वर्क बहुत लार्ज है, सिग्निफिकेंट है एंड कॉम्प्लेक्स है। लार्ज इन द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट के एक्सटेंट में देखा जाए तो इसका वर्क बहुत ही लार्ज है। फिर ये एरो बनाया गया है, मतलब ये शो कर रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है एज एक्सपेक्टेड, और L से है कि लीगल ज्यूरिसडिक्शंस अप्लाई होते हैं। तो ऐसे केस में जो है हमें रिटर्न एग्रीमेंट डिटेल में बनाना चाहिए। तो पर्टिकुलर हमने क्रॉस पढ़ा, हमने फिर कॉन्फिडेंशियल वाला वर्ड देखा, फिर हमने LSC देखा, हमने L देखा, फिर हमने ये पॉइंट देखे। तो इस तरीके से जो है 7 पॉइंट अपने इस छोटे से डायग्राम के थ्रू समझ लिए है, एक हिंट अपने को मिल गई है। यही जो है पॉइंटर्स के रूप में बता के रखा है कि जब उसको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, या जब लीगल रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट का वर्क LSC कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट है, लार्ज है, फर्स्ट टाइम जो यूज़ हो रहा है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, तो ऐसे केस में जो है करना पड़ता है। अब देखो, अब हमको क्या देखना है, कुछ पॉइंट्स को पढ़ने हैं। इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अप्रोप्रिएटनेस वाला वर्ड याद आ रहा है आपको? हम एक्सपर्ट वर्क का अप्रोप्रिएटनेस देखते हैं इन एन ऑडिट, ये हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट में भी देखते हैं और इधर भी देखते हैं। तो अब जो है बात आती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड ऑडिटर एक्सपर्ट, जहाँ पे अप्रोप्रिएटनेस में हम ये देखते हैं कि सोर्स डेटा, अजम्पशन मेथड, कंक्लूजन। सोर्स डेटा कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है, रेलेवेंट है कि नहीं और रीज़नेबल है कि नहीं। एजम्पशन मेथड में हम रेलेवेंस एंड रीज़नेबलनेस देखते हैं। यही बात हम जब फाइंडिंग एंड कंक्लूजन होता है हम रेलेवेंस एंड रीज़नेबलनेस देखते हैं। फिर पॉइंट आता है कि देखो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, कंसिस्टेंसी, कि जो उसका एविडेंस हमको मिल रहा है क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस। तो कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस की अदर ऑडिट एविडेंस के साथ कंसिस्टेंसी है कि नहीं, एंड पर्टिकुलर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है कि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। ये क्या है कंसिस्टेंसी, हम फाइंडिंग एंड कंक्लूजन देख रहे हैं ना, तो ये फाइंडिंग एंड कंक्लूजन में हम ये देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं एंड वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है कि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। चलो, तो इधर भी हम अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क देख रहे हैं, तो उसमें भी यही है, सोर्स डेटा, एजम्पशन मेथड और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, ये पूरा का पूरा सेम है। और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन में तो जो हम पढ़ते हैं ना कि कंसिस्टेंट है कि नहीं अदर ऑडिट एविडेंस से, रीजनेबल रेलेवेंस है कि नहीं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। तो पूरा का पूरा जो है वो डिक्टो सेम है। अब स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवेल्युएट, अब अपन क्या देख रहे हैं, देखो अब अगर अपन ने बहुत सारे लेवल पे रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखा है, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक प्रोसीजर होती होगी ना कि इवेल्युएट करने की रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एंड एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो वो जो रेलेवेंस और रीजनेबलनेस है एक्सपर्ट वर्क का, तो कैसे हम पता करते हैं रेलेवेंट एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि जो भी हम एक्सपर्ट का वर्क यूज़ कर रहे हैं वो रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं, राइट। देखो हमने इंस्पेक्शन पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन पढ़ा है, इंक्वायरी पढ़ा है। इधर हमको क्या चेक करना है कि जो उसका वर्क है ना वो रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं, वो एडिक्वेट है कि नहीं। तो उसकी रेलेवेंस जानने के लिए, उसका रीजनेबलनेस जानने के लिए हम सबसे पहले तो भैया पहले तो इंक्वायरी कर लो, ठीक है, एक्सपर्ट से ही इंक्वायरी कर लो, रिव्यू करो उसके वर्किंग पेपर्स, ऑब्जर्व करो उसकी वर्किंग। ऑडिटर एक्सपर्ट है ना, मैं उससे पूछ लूँगा, तो मैं जो काम करा है तो डॉक्यूमेंट्स देख लूँगा, तू काम कर रहा है तो एक बार तेरे को ऑब्जर्व भी कर लूँगा, मैं डिस्कस कर लूँगा विद अदर एक्सपर्ट व्हेन फाइंडिंग कंक्लूजन वर नॉट कंसिस्टेंट। जब तेरे फाइंडिंग, क्योंकि फाइंडिंग और कंक्लूजन भी रेलेवेंट एंड रीजनेबल होने चाहिए, तो ऐसे केस में जब कंसिस्टेंसी नहीं है तो ऐसे केस में मैं दूसरे एक्सपर्ट या मैनेजमेंट से डिस्कस भी कर दूँगा। रेलेवेंस, रीजनेबलनेस, तेरा काम रेलेवेंट है कि नहीं, भाई तेरा फाइंडिंग और कंक्लूजन है वो इनकंसिस्टेंट है, तो मेरे को तो ये चेक करना है कि तेरा वर्क रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं है। तो मैं ऐसे केस में तेरे काम को एक बार देख लूँगा, तो इसमें दिक्कत क्या है। 3 तरीके से आप देखते हो, राइट। तो इससे हमने रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखा। अब देखो आखिरी जो पॉइंट है, हमने क्या पढ़ा कि भाई रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस में क्या आप इंक्वायरी कर लो,
ठीक है, आप रिव्यू कर लो पेपर, आप डिस्कस कर लो, आप कुछ अदर ऑब्जर्व कर लो वर्किंग पॉइंट है, कुछ आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हो, जैसे कि अदर कोलैबोरेटिव प्रोसीजर इन द सेंस ऑब्जर्व। चलो हमने ये देख लिया। अब देखो, एग्जामिन पब्लिश्ड डेटा विथ पब्लिश्ड डेटा मतलब स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ एजेंसीज एंड थर्ड पार्टीज़। तो अदर प्रोसीजर से आप उसके रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करते हो, तब इस प्रोसीजर से पता कर सकते हो कि यार एक्सपर्ट का वर्क रेलेवेंट एंड रीजनेबल होगा कि नहीं, जो भी है। इफ़ एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट, मेरे को लग रहा है कि यार एक्सपर्ट वर्क एडिक्वेट नहीं है तो जरूरी थोड़ा एक्सपर्ट को फॉलो करना, ठीक है। तो ऐसे केस में आप एक्सपर्ट को ये बोल सकते हो कि ऐसा करके यार एक बार वापस से प्रोसीजर कर ले, या तो ऐसा है कि मत ही करो, फिर काम ही मत करवाओ, ठीक है। अब देखो, या तो नए एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लो, जो भी है। देखो, एग्री विथ एक्सपर्ट फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अगर मुझे एक्सपर्ट का काम पसंद नहीं है तो मैं उसको बोलूँगा कि देख एक्सपर्ट ऐसा कर, तो एक बार वापस से कर ले, मेरे को ना वर्क समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। या तो ऑडिटर जो है अगर उसने मना कर दिया तो या तो वो नए एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेगा, या तो वो खुद ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो लगाना वो लगाएगा और उससे एविडेंस गैदर करेगा। एविडेंस गैदर करेगा तो अच्छी बात है, नहीं गैदर कर पाया तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन आ जाएगा। अगर एविडेंस नहीं गैदर कर पाया तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं यार, मैं जो बोला था कि एक्सपर्ट का वर्क इनएडिक्वेट है, मैं खुद भी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ तो मेरे को कोई एविडेंस तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में वो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन देकर जो है ख़त्म कर देगा। पर अगर एविडेंस मिल रहे तो ऐसे केस में वो जो है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। पर जब एविडेंस खुद को लगाने के बाद मिल गए तो वो तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा ही देगा, साथ ही साथ जो है उस एक्सपर्ट वर्क का रेफरेंस नहीं डालेगा। कोई रेफरेंस डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका काम ही तेरे को सही नहीं लगा, तूने खुद ने करा, तूने खुद ने एविडेंस गैदर करे, राइट। कोई एक्सपर्ट का रेफरेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। और रेफरेंस आप डाल देना अगर लॉ बोले तो। इनफैक्ट अगर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको मॉडिफिकेशन का नेचर एक्सप्रेस करना है तो आप कर सकते हो। इफ़ इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन तो आप कर दो। और साथ ही साथ आप ये भी इंडिकेट करो कि जो एक्सपर्ट का वर्क है इट डज़ नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यार, ये सब पॉइंट थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या है, कुछ फैक्टर्स है जो हमें जो है ऐसे 620 में पढ़ना पड़ेगा। पर यार देखो, उस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो वो फैक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें ही खुश रहो, जो है वो ही समझ लो, ठीक है। बहुत सारा है पढ़ने का। अगर आप ऐसे ही सोचोगे तो ये भी समझो कि ऐसे में 30 ऐसे से ज़्यादा ही ऐसे जो भी है, मतलब कि 25-30 होंगे, 28-30 तो होंगे ही होंगे। उसका रेलेवेंस कितना है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसका पर्टिकुलर ऐसे 30 नंबर का आएगा, उसमें रेलेवेंस कितना है कि 620 है, और 620 में से भी यही है, ठीक है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी आती है, तो उसको देखते हुए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इस पे क्वेश्चन आए हैं, इस क्वेश्चन पे मैंने बात कर ली है। ऐसे 500 को मैंने आपको जोड़ दिया है कि देखो ये चीज़ों में ऐसे 500 काम आ जाता है। ये सब देखते हुए मैं ऐसे 620 इधर ओवर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।